विदेश मामलों के जानकार हैं राजेश भारती। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं जकिया खान। जकिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राजेश जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं राजेश जी? जो सिनेरियो इस वक्त पे है, मैं आज प्रेजेंट की बात कर रही हूं, क्योंकि इतने दिनों से चीजें चलते चलते अब जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी बात करी है और सारी बातचीत के बाद ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा तब हो जाएगा जब अच्छा करने की कोशिशें होंगी, लेकिन कितना अच्छा करने की कोशिशें हो रही हैं और कितना अच्छा हो रहा है, यह हमें बहुत अच्छे से दुनिया में नजर आ रहा है। पूरे सिनेरियो को समझें तो क्या ये जंग जो है रुकने जैसी स्थिति में दिख रही है? और यदि नहीं, मान लीजिए चीजें और बढ़ती हैं, तनाव और क्रिएट होता है, तो रशिया और चाइना की भूमिका क्या इससे एक कदम और आगे होगी और फिर भारत पर कितना असर? राखी जी, ऐसा है कि ये युद्ध जो रुकने का, जहां तक सबसे पहले कि ये युद्ध आज लगभग तीसरे सप्ताह में युद्ध प्रवेश कर गया है और रुकने के तरफ यह युद्ध बढ़ रहा है या यह जो है यह युद्ध लंबे खींचने की तरफ बढ़ रहा है, ये सब कुछ डिपेंड करता है अमेरिका के ऊपर और इजराइल के ऊपर। क्योंकि ईरान ने इस युद्ध में सिर्फ अपना डिफेंस कर रहा है और ईरान की ओर से जो भी अटैक हो रहे हैं, चाहे वो कतर पे हो या यूएई पे हो रहा है या सऊदी अरब पे या बहरीन पे, ये सारे अटैक जो है अमेरिका के जो एस्टेब्लिशमेंट है, स्ट्रेटजिक एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उस पे अटैक हो रहा है, जो वो अपने बचाव में कर रहा है। क्योंकि ईरान के पास कोई इस तरह का मिसाइल नेटवर्क नहीं है या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि 11,000 किलोमीटर दूर अमेरिका पे वो अटैक कर सके। तो ईरान पे आपने देखे कि आज से पहले भी दुनिया में दो देशों के बीच युद्ध होते रहे, लेकिन युद्ध की शुरुआत ही एक देश के हेड ऑफ स्टेट की हत्या से की गई। जो वहां अयतुल्ला की भूमिका है या उनकी जो जगह है ईरान के संवैधानिक तंत्र में, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में, वो है मोर देन हेड ऑफ स्टेट है। तो आप युद्ध की शुरुआत कर रहे हैं एक हेड ऑफ स्टेट की हत्या, उसके परिवार के मासूम बच्चों की हत्या, उनकी पत्नी की हत्या से, और उसके बाद इसका मतलब है कि आपने बातचीत करना ही नहीं था। और जो आईईए, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन बात कर रहा था ईरान के साथ, उस बातचीत में लगभग अयतुल्ला सारी शर्तें मानने को तैयार थे, लेकिन वो बातचीत सिर्फ दिखावा था। अमेरिका बेसिकली इजराइल के प्रेशर में और सऊदी अरब के प्रेशर में, क्योंकि इजराइल को यह लगता है कि यदि पश्चिम एशिया में, वेस्ट एशिया में कोई भी देश न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बन जाता है, न्यूक्लियर उस पे आर्सेनल है, परमाणु हथियार होगा, तो वो इजराइल के एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है। ये निश्चित रूप से इजराइल का सोचना इस जगह तो ठीक है, लेकिन इजराइल यह सोचे कि कोई दूसरा देश परमाणु हथियार नहीं रखे, लेकिन मैं रखूंगा। यदि वेस्ट एशिया में परमाणु हथियार खतरा है वेस्ट एशिया के लिए, तो इजराइल का रखना भी खतरा है। तो इजराइल को भी अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। अब इसमें जो है इन मुद्दों के पे हम विशेष और ज्यादा बात के बजाय भारत के संदर्भ में जो इसका प्रभाव है, अब आप देखिए कि अयतुल्ला के मौत के बाद 5वें दिन हमारे विदेश मंत्रालय की ओर से जो है ईरानी दूतावास में जाके शोक संदेश लिखा गया। उस शोक संदेश के अलावा हमने अभी तक एक बार भी, 4-5 बार हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर बात कर चुके हैं अपने काउंटर पार्ट से ईरान में, लेकिन अयतुल्ला की मौत के ऊपर कोई खेद व्यक्त नहीं किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से जो बात की है, उसमें भी किसी तरह का अयतुल्ला की मौत के ऊपर खेद नहीं है। और क्या ईरान की डिप्लोमेसी ये बात नहीं जानती कि भारत आज युद्ध के 13वें दिन भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं और उस बातचीत में भी उनके हेड ऑफ स्टेट की वो मौत नहीं है, वो हत्या है। क्योंकि आप कोई भी दो देश जब आपस में लड़ते हैं तो ये एक तरह का, आप कहिए कि अनडिक्लेयर्ड जो है सारी दुनिया के बीच में एक प्रोटोकॉल जैसा था कि पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं मारा जाता था। अब आप पॉलिटिकल लीडरशिप की मारने से नहीं, हत्या से आपने युद्ध की शुरुआत की है। तो इसका मतलब अमेरिका इस जल्दी में था कि हम 2-3 दिन में, क्योंकि निश्चित रूप से अमेरिका के पास जो एयर पावर है वो अनमैच्ड है दुनिया में, और वो तेज जो हमला करता है अमेरिका, ये उसकी स्ट्रेटजी का पार्ट है।
कि 1-2 दिन में ईरान के महत्वपूर्ण एस्टेब्लिशमेंट पे तेज हमले से ईरान को डरा दिया जाएगा, धमका दिया जाएगा और हमने पॉलिटिकल लीडरशिप को मार दिया। तो अमेरिका को लग रहा था कि जनता जो है बाहर आ जाएगी और रिजीम चेंज हो जाएगा। ये जो सारा है, सारा फाइट है, वो ईरान में रिजीम चेंज के लिए है। अब ये युद्ध जो तीसरे सप्ताह में पहुंचा क्यों? क्योंकि रिजीम चेंज के नाम पे आपने पहले दिन ही शुरुआत की अयातुल्ला की हत्या से। अब वहां पूरा ईरान लग रहा है कि जैसे कंसोलिडेट कर गया, सारा ईरान का समाज अपने लीडरशिप के साथ खड़ा है और इसने सारी स्थिति, अमेरिका की सारी प्लानिंग और इजराइल की सारी प्लानिंग को एक तरह से कहिए ना किनारे लगा दिया है। और ऐसे में जैसे आज ही आप देखिए कि जब अमेरिका का एक फ्यूल रिफिलिंग करने वाला जो उसका दुनिया का मोस्ट एडवांस उसका जो फाइटर प्लेन था, उसको आज ईरान ने मार गिराया, या वो जैसे भी जो है उसमें 4 कैजुअलिटी भी है। अमेरिका ने ही कॉन्फर्म किया है कि 6 उसमें क्रू मेंबर थे जिसमें 4 की मौत हो गई है। और जिस तरह से इराक के अंदर, सऊदी अरब के अंदर अरामको में जो उसका सबसे बड़ी रिफाइनरी है उस पर अटैक हो रहा है। तो ये जो मैसेज है, देखिए आप, इस मैसेज में एक और मैसेज इन्वॉल्व है कि इतने सारे अटैक आसपास के देशों में होने के बाद भी किसी भी देश ने ईरान के साथ सीधा युद्ध शुरू नहीं किया है, क्योंकि ओवरऑल जो पश्चिम एशिया की जनता है वो अमेरिका के इरादों को ऑलमोस्ट समझती है। यदि कोई भी देश, सऊदी अरब यदि ईरान पे अटैक करता है, कुवैत, बहरीन, कतर, कोई भी अटैक करेगा, तो जो उस देश का जो कॉमन मास है ना, उसकी सिंपैथी ईरान के साथ जाएगी और ईरान पश्चिम एशिया का मुस्लिम लीडर बन जाएगा। ये जो डर है, इसी डर के कारण उन पे अटैक हो रहे हैं। ठीक है कि वहां सिविलियन एरिया में अटैक नहीं किए जा रहे हैं, जो अटैक है वो स्ट्रेटेजिक रीजन से हो रहे हैं या स्ट्रेटेजिक एस्टेब्लिशमेंट के सेंटर्स पे हो रहे हैं या अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पे किए जा रहे हैं। और इजराइल में आयरन डोम जो है इजराइल का, वो इतना फुल प्रूफ प्लान है कि ईरान का कोई भी मिसाइल, किसी तरह का बैलिस्टिक सिस्टम इजराइल के इस डिफेंस सिस्टम को भेज नहीं पाएगा। और जिस तरह से इजराइल के से लेके सारे सेंटर्स पे बम अटैक हो रहे हैं, तो ये युद्ध जो है अब अमेरिका को ही आगे आना पड़ेगा। उसे ये समझना पड़ेगा कि वो युद्ध हारा नहीं है लेकिन जीत भी नहीं रहा।